बच्चों, आज हम बात करेंगे जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो रक्त परिसंचरण है वो है क्या। तो रक्त परिसंचरण अर्थात जो रक्त होता है हमारे शरीर में, है ना, उसका परिसंचरण मतलब वो हमारे शरीर में क्या है, पूरे शरीर में वो घूमता है, परिवहन होता है, उसका जाता है, हर एक अंग में रक्त का परिवहन होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम जंतुओं में रक्त परिसंचरण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमको सभी को, जितने भी जीव हैं सभी को बच्चों जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। वो लोग श्वसन करते हैं, सबके लिए आवश्यक है। और हम जानते हैं बच्चों कि जो श्वसन है उसके लिए फेफड़ा क्या है, एक मुख्य अंग है ना। तो फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन का, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, तो फेफड़ों में लिए गए जो भी ऑक्सीजन का हर कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचे, जो भी हमने ऑक्सीजन ली है ना। और श्वसन क्रिया में निर्मित, हम बच्चे जानते हैं कि श्वसन क्रिया में दो तरह की क्रियाएं एक तरह से होती है। एक होती है अंतर श्वसन और एक होता है उच्छ्वसन। यानी अंतर श्वसन में क्या करते हैं, हम अंदर की ओर लेते हैं, है ना, सांस अंदर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन जाती है अंदर, और फिर वहाँ पर क्या होता है बच्चों का, गैसों का आदान प्रदान होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो उसमें जो निर्मित अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसका फेफड़ों तक पहुंचकर उच्छ्वसन के समय बाहर निकलना रक्त परिसंचरण से ही होता है। तो अभी तक तो आप जानते होंगे बच्चे कि जैसे हम सभी सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। फेफड़े इसमें हम जानते हैं कि फेफड़े का इसमें मुख्य रोल होता है, मुख्य भूमिका होती है। लेकिन बच्चों, जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसकी भी उसमें मुख्य भूमिका रहती है, क्योंकि रक्त परिसंचरण के द्वारा ही जो गैसों का विनिमय है वो होता है, क्योंकि जो गैसों को लाने और ले जाने का जो काम है वो रक्त ही करता है। तो जो भी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, वो किसके द्वारा होता है, मेन रक्त परिसंचरण के द्वारा। और अब हम बात करते हैं कि उत्सर्जन की। तो पेशी और स्नायु की गतिविधि से कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। जो भी हमारे पेशी हैं, है ना, मांसपेशियां हैं, हम बहुत तरह के काम करते हैं। तो जब हम बहुत तरह के काम करते हैं तो उस समय क्या होता है बच्चों, कुछ उत्सर्जी पदार्थ भी बनते हैं जिनका हमारे शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं इनका उत्सर्जन जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा होता है। जो भी पदार्थ हैं वो उत्सर्जन तंत्र हैं उसमें भाग लेते हैं, या हम कह सकते हैं तो इनका उत्सर्जन तंत्र में होता है और फिर वो उत्सर्जन अंगों द्वारा हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को पेशियों से उत्सर्जन तक, अपशिष्ट पदार्थ जो भी बने हैं हमारे शरीर में उनको पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम रक्त परिसंचरण करता है। जैसे कि हम जानते हैं बच्चों की जो रक्त है वो हमारे पूरे शरीर में घूमता है, भ्रमण करता है, और उसी के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं पेशियों द्वारा वो उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचते हैं। नाड़ी धड़कन से रक्त परिसंचरण का पता चलता है। अब जो रक्त परिसंचरण हमारे शरीर में हो रहा है उसको हम नाड़ी धड़कन से भी रक्त परिसंचरण का पता लगा सकते हैं कि हो रहा है। ये बहुत आसान होता है बच्चों। कई बार आप देखा होगा आपने कि डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो वो आला लगा के चेक करता है या फिर हाथ की नब्ज देख के भी। तो जो हाथ की जो नब्ज देखते हैं ना बच्चों, उसमें ऐसे महसूस करते हैं उंगली रखकर, है ना, कलाई पर, उसी को हम कहते हैं नाड़ी धड़कन। इसमें और जो भी हृदय की धड़कन है उसमें इतना अंतर है बच्चों कि जब हम हृदय की धड़कन देखते हैं, हार्ट बीट जिसे हम कहते हैं हृदय की गति, तो उसमें जो हृदय का जो सिकुड़ना होता है ना, वो देखा जाता है कि 1 मिनट में वो कितनी बार सिकुड़ रहा है, वो हो गई हृदय की धड़कन। और जो नाड़ी धड़कन है ये इससे ये पता चलता है कि किस प्रेशर से, किस दबाव से जो दबाव पड़ता है ना, जब जो रक्त है हमारा धमनियों में या शिराओं में बहता है तो क्या उस पर दबाव पड़ता है, तो उसको देखा जाता है। अच्छा, इसके लिए क्रियाकलाप करेंगे बच्चों कि कैसे हम नाड़ी धड़कन को महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि इसको कलाई पर हम इसको महसूस करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि दाहिने हाथ की मध्यमा एवं तर्जनी,
जो हमारा दाहिना हाथ है ना, उसकी जो मध्यमा उंगली है बीच वाली और जो तर्जनी उंगली है ना, ये अंगूठे के पास वाली को अपनी बाई कलाई के भीतरी भाग पर रखेंगे। जो भीतरी भाग हुआ बच्चों कलाई का, ये हुआ अंदर वाला भीतरी भाग हुआ। ऐसा करते ही धड़कन महसूस होने लगी। आपको लगेगा कि कुछ उसमें वाइब्रेशंस, या हम कहेंगे कुछ लगेगा, कुछ महसूस होगा कि कुछ उसमें गति हो रही है ना। तो यह धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है। इसे हम नब्ज भी कहते हैं, है ना। नब्ज छूकर पहले लोग पता लगाते थे जब आला नहीं था, तो अब तो आला आ गया है, डॉक्टर उसी से देखकर पता लगा सकते हैं। तो यह स्पंद धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण हो रहा है। जो हमारी धमनियों में जो रक्त बहता है, हम जानते हैं बच्चों कि हमारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, तो उसमें जो रक्त बह रहा है उसकी जो गति है, उसका जो दबाव है ना, उसके कारण क्या है, हम इस स्पंदन को महसूस कर सकते हैं। आप भी चाहेंगे तो आप भी इसको महसूस कर सकते हैं। इस तरह आप करके देखेंगे तो। अब है कि प्रति मिनट धड़कनों की संख्या, है ना। तो धड़कनों की संख्या करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसकी हर अलग अलग स्थिति में हम इसको देखेंगे। एक होता है बैठने की स्थिति में, कि जब आप बैठे हैं तब उस समय क्या है ना, कितनी बार धड़क रहा है आपका दिल। फिर है सोचने की स्थिति में, चलने की स्थिति में और दौड़ने की स्थिति में। तो बच्चों हम सभी जानते हैं, या ऐसे भी आपने देखा भी होगा कि जब आप बहुत तेज रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, और आप अगर धड़कन के पास अपने हाथ रखोगे तो भी आपको महसूस होगा कि हाँ वो काफ़ी गति में है, या हम कह सकते हैं कि बहुत कम समय में अधिक बार वो धड़क रहा है ना, काफ़ी तेजी से धड़कता है। तो इससे जब आप इसको देखेंगे इन स्थिति में, जब है ना, प्रति मिनट में धड़कनों की संख्या जब आप ज्ञात करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि बैठने की स्थिति में जो धड़कनों की संख्या है उसकी जो दर है वो कम होगी, वहीं सोचने की स्थिति में भी और कम हो जाएगी वो, है ना, और चलने की स्थिति में वो थोड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं बच्चों, क्रिया कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, और किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर क्या है, जो हमारी गतिविधि के कारण जो प्रति मिनट धड़कनों की संख्या वहाँ पर बढ़ जाएगी। वहीं दौड़ने की स्थिति में हमें और ज़्यादा ऊर्जा की, ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो हमारा जो हृदय है उसके लिए बहुत, जो रक्त है उसको काफ़ी तेज़ी से बहुत जल्दी जल्दी पंप करता है। इस स्थिति में भी आप देखोगे कि दौड़ने की स्थिति में जो प्रति मिनट धड़कनों की संख्या है वो और इन स्थिति की अपेक्षा काफ़ी अधिक होगी। अच्छा, विश्राम की अवस्था में क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे बच्चों कि विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 होगी जब आप विश्राम की स्थिति में है तो, और ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। ये निर्भर करता है बच्चों एज पर कि कौन किस उम्र का है। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, है ना, उनमें जो इसकी जो गति है वो थोड़ी अधिक होती है प्रति मिनट, है ना। वहीं जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं, बड़े होते हैं, उनकी जो स्पंदन की जो गति है वो थोड़ी कम होगी प्रति मिनट। तो अच्छा, नाड़ी स्पंद को गर्दन पर, इसको हम और कहाँ का महसूस कर सकते हैं बच्चों, गर्दन के पास से आपने देखा होगा कई बार हाथ लगाते हुए, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। कलाइयों पर जैसे कि नब्स, ये तो आप लोग जानते ही हैं। घुटने के पीछे भी, जो घुटना है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वहाँ भी इसको महसूस कर सकते हैं। कोहनी के भीतरी भाग पर भी, जैसे ये कोहनी है बच्चों हमारी, इसके भीतरी भाग यहाँ पर भी इसको हम इस महसूस कर सकते हैं। अच्छा, हृदय द्वारा रक्त का परिसंचरण होता है। जो भी रक्त हमारे शरीर में भ्रमण करता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों, हृदय द्वारा होता है। हृदय ही है जो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है और शुद्ध रक्त को फिर वो धमनियों के द्वारा प्रवाहित करता है। वो सारा रक्त जो है हमारे शरीर में हर एक कोशिका तक पहुंचता है।